हेलो। जान लेते हैं आज ये एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री है क्या। इसके बारे में बहुत से सवाल उठते हैं और बच्चों के मन में भी डाउट है, एस्पिरेंट्स के मन में डाउट है कि वेदर वी हैव टू प्रिपेयर दिस एंशियंट एंड मिडिवल फॉर यूपीएससी और हम लोग स्कीप कर दे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे बहुत से लोग आपको देखने मिलेंगे, बहुत से टॉपर्स के आप लोग इंटरव्यू देखेंगे जहाँ पे टॉपर कहते हैं कि एंशियंट और मिडिवल हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हम लोगों ने उसको लिटरली स्कीप किया है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं एंशियंट और मिडिवल ये होता क्या है, इसका रिलेवेंस आपके यूपीएससी सीएसई के लिए क्या है, कहाँ पे ये सेक्शन बिलोंग करता है, सचमुच इससे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या, और अगर आ रहे हैं तो फिर पढ़ना जरूरी है क्या, ऑल दोस थिंग। तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले, काफी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेरी बेसिक। फॉर एग्जाम्पल दिस एंशियंट एंड मिडिवल, ये हिस्ट्री के पीरियड्स है, टाइम पीरियड है। तो पहले हम लोग हिस्ट्री का मतलब जान लेंगे, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग जान लेंगे एंशियंट का मतलब क्या है, फिर जानेंगे मिडिवल का मतलब क्या है, और अल्टीमेटली मॉडर्न के बारे में भी एक थोड़ी सुपरफिशियल आइडिया हम लोग ले लेंगे। तो लेट्स सी ये एंशियंट और मिडिवल का मतलब क्या होता है, देन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो पहले हिस्ट्री का देखेगा एक्चुअली, बाद में एंशियंट एंड मिडिवल पे आएंगे और थोड़ा मॉडर्न का भी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे होता क्या है। तो बहुत से बच्चों को जब पूछा जाए कि एंशियंट और मिडिवल इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो सुपरफिशियल आइडिया एस्पिरेंट्स को होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग आपसे बोलेंगे कि एंशियंट, हाँ स्टोन एज थी सर। एंशियंट, हाँ सर सम्राट अशोक हुआ करते थे। एंशियंट, हाँ सर बड़ा पुराना पीरियड है। एंशियंट सर, हाँ वो न्यूलिथिक कुछ तो वहां पे होता था। अलग अलग काइंड ऑफ आइडियाज है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे आइडियाज है क्यों, ये होते क्यों है, क्या इसका रीजन है। रीजन ये है कि हम लोगों ने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है। रीजन ये है कि हम लोगों को सिलेबस में जो स्कूलिंग था, तो वहां पे सिलेबस में ज्यादा इसका पार्ट था ही नहीं। हम लोगों को ये टोटली न्यू सेक्शन होता है। हाँ ऐसे बहुत से एस्पायरेंट हो सकते हैं कि जिनका एकेडमिक हिस्ट्री में हुआ है, तो वो लोगों को इसका आइडिया रहेगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है कि जिनका एकेडमिक हिस्ट्री से नहीं है, जो लोग इंजीनियरिंग या तो मेडिकल या तो और कई एकेडमिक से बिलोंग करते हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं चलता। तो जान लेते हैं इसका मीनिंग है क्या। पहले देखेंगे हम लोग हिस्ट्री, हिस्ट्री का जनरल मीनिंग क्या है, बाद में हम लोग जाएंगे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, दैट इज पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की तरफ। तो बेसिकली हिस्ट्री बड़ा सिंपल है, और ये सवाल भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग भी 2 मिनट सोचोगे। एक्चुअली आप लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा है हिस्ट्री, अब वहां हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था, क्यों पढ़ा था वो हमें पता नहीं था, बस पढ़ते जा रहे थे पढ़ते जा रहे थे, और बड़ा बोरिंग टाइप का भी स्कूल से ही हमने लगने लगा था। तो लेट्स सी हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, तो आप लोग बताओगे सर हिस्ट्री ऐसा कुछ तो होता है जहाँ गांधी जी थे, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर थे, जहाँ शिवाजी महाराज थे, जहाँ से बहुत से लोग थे सर, बड़े डेट्स थे, टाइम थे, और पता नहीं क्या क्या था, ब्रिटिश थे, अलग अलग कुछ भी चल रहा था सर हिस्ट्री में। हमने ज्यादा पढ़ा नहीं, बस एग्जाम के लिए पढ़ा है, पास करके आ गए हम लोग तो आगे। अब हिस्ट्री का अगर मैं आपको मीनिंग पूछूं और मीनिंग एक जनरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, तो हिस्ट्री का जनरल लैंग्वेज में मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट इवेंट। जो पास्ट हुआ इवेंट है, ये इवेंट को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को उसका स्टडी भी करना है और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी बिल्टअप करना है। मैंने पर्पसली अंडरस्टैंड वर्ड का यूज किया है, क्योंकि उसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट है। मैं अंडरस्टैंडिंग इसलिए बोल रहा हूं कि अनटिल अनलेस से समझेगा नहीं, तब तक हिस्ट्री का आपको कोई फायदा होगा नहीं। आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो वहां पे आपको हिस्ट्री का इस्तेमाल यूज एवरीडे होने वाला है। एवरीडे, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एवरीडे। तो अंडरस्टैंड करना है पास्ट इवेंट का, स्टडी करना है पास्ट इवेंट का। फिर हर कोई इवेंट इंपॉर्टेंट है क्या? नॉट एट ऑल, सबके सब इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ सिलेक्टेड इवेंट है जिनका रिलेवेंस होता है, जिनका इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे कि अब हमारे गांधी जी थे, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस किया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नॉन कॉपरेशन किया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये सारी बातें जो हमें समझ लेनी है। व्हाट हैपन कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, या ब्रिटिश लोगों ने इंडियन हिस्ट्री का स्टडी करना स्टार्ट किया। अब इसका ये मतलब तो है नहीं कि इंडियन लोग पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते नहीं थे, क्या पता था उनको, लेकिन जो साइंटिफिक स्टडी है हिस्ट्री का, या तो जो एक प्रॉपर मेथड होती है, वो मेथड से बहुत ही कम हम लोग स्टडी किया करते थे। पता था, थोड़े बहुत आइडिया हमारे पास होते थे, बहुत से आइडियाज हमारे पास नहीं भी थे, लेकिन इतना भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का हिस्ट्री का नहीं था। जब ब्रिटिश है, ब्रिटिशों ने इंडियन हिस्ट्री का स्टडी करना स्टार्ट किया। एक जेम्स प्रिंसेप बोल के पर्सन थे, ये जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। और जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट हुआ, तो उनको पता चला कि सम्राट अशोक, देवानम पिय पिय दस्ती जो खुद को बोला करते थे, तो सम्राट अशोक नाम के कोई ग्रेट किंग थे। वेरी अनफॉर्चुनेटली तब तक इंडियन लोगों को इनके बारे में पता नहीं था। जब उनको पता चला, तो हमें यह भी पता चला कि सम्राट अशोक का जो एम्पायर है,
वो एक्सटेंड होता था अफगानिस्तान से लेकर के तो तमिलनाडु के कांचीपुरम तक। इतना बड़ा एम्पायर सम्राट अशोक ने बनाया था, वो भी आज से लगभग 2000 साल पहले, 2000 ईयर अगो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने फॉर्म किया था। हम लोगों को पता नहीं था, ब्रिटिशों ने स्टडी करना स्टार्ट किया, बताना भी हमें स्टार्ट किया। इंडस वाली सिविलाइजेशन पता चली, वैदिक पीरियड के बारे में हमें पता चला। वैदिक पीरियड वैसे ऑलरेडी पता था, लेकिन उसके बारे में भी और स्टडी होने लगे। तो धीरे धीरे करके स्टडी आगे बढ़ता चला गया। ब्रिटिशों ने क्या किया, पर्पजली ये लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। पहले पीरियड को ये लोगों ने नाम दिया हिंदू पीरियड, दूसरे पीरियड को ये लोगों ने नाम दिया मुस्लिम पीरियड, और जो थर्ड पीरियड है उनको इन्होंने बोला ब्रिटिश पीरियड। दे आर वेरी क्लियर पीपल, दे डोंट से कि दिस इज क्रिश्चियन पीरियड, दे सेड इट्स अ ब्रिटिश पीरियड। तो पहला जो पीरियड है दैट इज, हम लोग उसको जनरल लैंग्वेज में एंशिएंट पीरियड बोलते हैं। तो ये पीरियड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हिंदू राजा ज्यादा नहीं थे। यू विल फाइंड कि वहां पे जैन राजा भी है, बौद्ध राजा भी है, और बाकी भी कोई सेक्ट को फॉलो करने वाले राजा है वो भी वहां पे होते थे। फॉर एग्जाम्पल बिंदुसार जो कि सम्राट अशोक के पिताजी है, तो ही वॉज फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट, तो वो एक अलग सेक्ट है, उनका फॉलो कर रहे हैं। बट स्टिल ये लोगों ने उसको टर्म दी कि ये हिंदू पीरियड है, सो दैट की डिवाइड एंड रूल हो सके। तो ये लोगों ने बताया ब्रिटिशों ने कि यार पहले तो आप लोग बड़ा अच्छा खासा कर रहे थे, बट लेटर जब मिडिवल पीरियड आया तो फॉरेन इन्वेडर्स आए जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में थे, और ये जो मुस्लिम लोग हैं ये मुस्लिमों ने आपको गुलाम बना दिया। तो जो मिडिवल पीरियड है, ये जो मिडल एजेस हम लोग जिसको बोलेंगे, तो ये पीरियड मुस्लिम पीरियड ऐसा उन्होंने टर्म वहां पे दे दी। अब दिक्कत ये है कि अगर आप मिडिवल पीरियड को जानोगे, जब पढ़ोगे, तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे मुस्लिम राजा भी रूल कर रहे हैं, बट हिंदू राजा भी रूल करते थे। फॉर एग्जाम्पल विजयनगर एम्पायर होता था, मिडिवल पीरियड का पार्ट है। राजपूत लोग रूल करते थे, मिडिवल पीरियड का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मराठास थे तो मिडिवल पीरियड का पार्ट है। और भी बहुत से राजा थे जो हिंदू लोग भी होते थे, बट स्टिल ये लोगों ने बोला नहीं नहीं, वो तो भाई साहब मुगल पीरियड है। और मॉडर्न को वेरी इंटरेस्टिंगली ये लोगों ने क्रिश्चियन नहीं बोला, उनको ये लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो है ये ब्रिटिश पीरियड है। वेरी इंटरेस्टिंग। खुद को अलग बताना नहीं था ना, खुद को दिखाना है कि नहीं भाई हम लोग अलग नहीं है। अगर अलग दिखा दिया तो रिवोल्ट नहीं हो जाएंगे, तो दिखा दो, बेटर रहेगा कि हम लोग ब्रिटिश लोग ही है, हम लोग क्रिश्चियन वगैरह नहीं, आपसे अलग नहीं है, हम लोग आपको सिविलाइज करने के लिए आए हैं। तो ये पीरियडाइजेशन जब ये लोगों ने किया, हमारे भी कुछ हिस्टोरियन थे, उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई जो एंशिएंट पीरियड है वहां पे हिंदू राजाओं के अलावा अदर भी राजा थे। फिर ये बात हमारे हिस्टोरियन को पता थी, जो मिडिवल पीरियड है वहां पे मुस्लिम राजाओं के अलावा और भी राजा थे, ये बात हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन को पता थी। तो ये लोगों ने इसको काउंटर आर्गुमेंट किया और इंडियन हिस्ट्री को एक रैशनल तरीके से एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, जो कि वर्ल्ड वाइड नोन एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग इसको पीरियडाइज किया गया। तो एंशिएंट, मिडिवल और बाद में होता है मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट का अगर मैं आप लोगों से डेफिनेशन पूछूं तो एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सुपरफिशियल आइडिया हम लोगों के पास जनरली होती है। जैसे कि मैंने पहले आपसे बोला कि एंशिएंट मतलब क्या है, कि सर स्टोन एज है, सर यहाँ पे मौर्यास थे, सर यहाँ पे कुछ तो इंडस वाली सिविलाइजेशन होता था, सर ये बड़ा पुराना पीरियड है। ऐसे अलग अलग आइडियाज आप दोगे, बट लिटरल अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो एंशिएंट का मतलब होता है इट्स अ वेरी ओल्ड पीरियड। वेरी ओल्ड, बहुत पुराना समय है, वेरी ओल्ड पीरियड। तो वेरी ओल्ड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, जहां पे ह्यूमन के एविडेंसेस मिलेंगे, वहां से लेकर के तो अल्टीमेटली वो चला है 647 एडी तक। 647 एडी में एक हर्षवर्धन नाम के राजा थे, उनका डेथ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, एंड दैट्स द एंड ऑफ एंशिएंट पीरियड। फिर हम लोग एंटर कर जाते हैं मिडाइवल पीरियड में। मिडिवल या तो मिडाइवल ऐसा इनको बोला जाता है। तो ये जो मिडिवल पीरियड है ये चलता है 647 एडी से लेकर के तो 177 एडी, दैट इज डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब नाम के एक बादशाह थे, उनका मृत्यु हो गया, एंड दैट्स द एंड ऑफ मिडिवल पीरियड। फिर हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं, फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं टुवर्ड्स मॉडर्न पीरियड। वो मॉडर्न पीरियड की कुछ अलग डेफिनेशन है, उसका कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पे न्यू आइडियाज आ गई वो मॉडर्न पीरियड है। तो एंशिएंट पीरियड मतलब क्या, अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इसका स्टडी भी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, पता नहीं चलेगा कि भाई होता क्या है। एंशिएंट का मतलब क्या है, कि एंशिएंट का मतलब है वेरी ओल्ड पीरियड। अब वेरी ओल्ड पीरियड मींस व्हाट, कि यहाँ पे ऑल द मेजर चेंजेस अकर हुए थे बेसिकली, where all the major changes occurred. It is such a period कि where all the major changes occurred. ये ऐसा पीरियड है कि जहां पे चेंजिंग हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस। तो चेंजेस मींस व्हाट, अब ये भी एक सवाल बन जाता है कि सर चेंजेस का मतलब क्या है और आप कहना क्या चाहते हो, आसान भाषा में समझाओ जरा। तो आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर जानते होगे तो आपको पता होगा, पहले हम लोग जब मतलब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, वो डार्विन साहब की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी।
तो वंस अपॉन टाइम ह्यूमन बीइंग अर्थ पे नहीं थी। जैसे कि आप में के बहुत से लोगों को पता होगा कि डायनासोर हम लोगों ने पाल नहीं रखे थे, हम लोग डायनासोर पे बैठ करके राइड नहीं लाया करते थे, तो डायनासोर और हम लोग को एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है, साथ में हम लोग नहीं थे, कंटेम्प्रेरी नहीं थे। लेटर पीरियड में ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हो करके एक बेटर लाइफ की तरफ हम लोग चले। जब हम लोग बेटर लाइफ की तरफ जा रहे थे तो धीरे धीरे हम लोगों ने फायर कमांड कर ली। हम लोग पहले हंटर गैदरर थे, धीरे धीरे सेटल होने लगे, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो गया, एग्रीकल्चर के इन्वेंशन के साथ साथ हर्ट दैट इज घर, तो घर वर बनाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, होम हाउसेस आप जिसको बोल सकते हो। फिर अब घर जब आ गया एग्रीकल्चर के वजह से पॉटरी का इन्वेंशन हो गया। पॉटरी के अलावा हम लोगों ने धीरे धीरे करके फैमिली सिस्टम का बिगिनिंग कर दिया। एग्जैक्टली आज का सिस्टम नहीं था बट इनिशियल बिगिनिंग ऑफ फैमिली सिस्टम, तो इनिशियल लेवल पे फैमिली सिस्टम का एक बिगिनिंग हो गया। अदर देन दैट अब जब हम लोगों के पास फैमिली है, एक घर है, क्वालिटी टाइम है, तो पॉपुलेशन बढ़ने लगा भाई साहब। पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ता गया कि जो पहले एक घर होता था इसके दो घर बन गए, दो घर के तीन घर बन गए, तो गांव आइडिया इमर्ज हो गई, गांव विलेजेस। तो विलेज बोले तो आज के मॉडर्न विलेज मत समझ लेना, दो या तीन घर का मिला के गांव, छोटे छोटे सेटलमेंट हम लोग इसको बोलेंगे। तो सेटलमेंट्स आने लगे। अब ह्यूमन बींग है, इंसान है, प्यार मोहब्बत से तो रहेंगे नहीं, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे की जान लेंगे, अटैक करेंगे, लूटेंगे, तो टेंशन बढ़ने लगे। सोसाइटी में आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों को ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हम सब में कैपेबल है और जिसके पास ताकत है कि जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो धीरे धीरे किंगशिप नाम का सिस्टम इमर्ज हो गया। फिर जो किंग है इनके पास पावर और ज्यादा बढ़ता चला गया, टैक्सेशन वगैरह मैंडेटरी बन गए, कंपलसरी बन गए। जो एक गांव थे, एक गांव के दो गांव, दो गांव के तीन, तीन के चार, और धीरे धीरे करके अर्बन सेंटर में कन्वर्ट हो गए। जो किंगशिप है वो काफी बड़े एम्पायर में कन्वर्ट होने लगी। तो ये जो चेंजेस है ना, जो चेंजेस मैंने अभी आपको बताया, ये चेंजेस का जो पीरियड है उसको बोला जाता है एंशिएंट पीरियड। फिर ये पीरियड चलता है अराउंड इंडिया में 5 लाख बीसी, लेकिन 5 लाख बीसी बहुत पुराना समय हो गया। हम लोग इसको मारेंगे अराउंड 2 लाख बीसी टू 647 एडी, वहां तक चलता है एंशिएंट पीरियड। फिर हम लोग एंटर कर जाते हैं मिडिवल पीरियड में 647 एडी के बाद। ये एक ऐसा मतलब जनरल बात है कि लाइक 647 एडी क्यों लिया सर। अब यहाँ पे क्या था कि एक हर्षवर्धन नाम के किंग थे, उनका डेथ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद का जो पीरियड है उसको बोला जाता है मिडिवल पीरियड। अब उनके बाद से लेकर के तो औरंगजेब के डेथ तक, दैट इज 1707 एडी तक, ये जो पीरियड है वो मिडिवल पीरियड है। अब मिडिवल पीरियड का मतलब अगर हम लोग जानेंगे और हम लोग, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई हर्षवर्धन साहब बोल के गए थे क्या कि हाँ अब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप लोग ये एंशिएंट का तमाशा खत्म करो, बंद करो, ये अब हम मिडिवल पीरियड में एंटर कर जाते हैं, ऐसा बोल के नहीं गए थे वो। समझ लो बात को, ये जस्ट हमारे हिस्टोरियन करते हैं, हमारा हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग इजी हो, हमारा हिस्ट्री का स्टडी इजी हो, इसलिए वो लोग करते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ उसके पीछे का मोटो नहीं है। तो हर्षवर्धन को पता भी नहीं था कि मैं एंशिएंट पीरियड से बिलोंग करता हूं या मिडिवल पीरियड से बिलोंग करता हूं या मॉडर्न पर्सन हूं, उनको पता नहीं था। तो हर्षवर्धन की डेथ हो गई 647 एडी, हम लोग एंटर कर जाते हैं मिडिवल पीरियड में। अब मिडिवल पीरियड है क्या, लिटरल अगर मैं मीनिंग पूछूं तो मिडिवल पीरियड क्या चीज है। मिडिवल पीरियड आप लोग ऐसा सोचोगे कि सर नाम से ऐसे लग रहा है कि मिडल पीरियड है, मिड मिड वाला ये पीरियड है, दिस पीरियड मिडिवल, तो आप लोग सोचोगे सर ये मिड वाला कोई तो पीरियड है। अब मिड मतलब क्या, अगर हम लोग इसको टाइम स्केल पे वहां पे फिट बिठाने की कोशिश करें तो फिट परफेक्टली मिड में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जो एंशिएंट पीरियड का टाइम स्केल है ये चल रहा है अराउंड 2 लाख बीसी टू 647 एडी, मतलब इतना लाखों में यहाँ पे ईयर्स है। मिडिल पीरियड का अगर हम लोग टाइम स्केल देखें तो मेयरली 1000 ईयर है। मॉडर्न पीरियड का अगर हम लोग टाइम स्केल देखें तो अराउंड 300 ईयर रहेंगे, तो इतने वहां पे कम साल है, तो एग्जैक्टली मिड में फिट नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो मिडिवल पीरियड का एक कैरेक्टर है, एक फीचर है जो इसके पास एक्सक्लूसिव है, बाकी सोसाइटीज में वो कम देखा गया। तो मिडिवल पीरियड में क्या हुआ करता था, मिडिवल पीरियड में जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी का एक फीचर था, सॉरी, जिसको बोला जाता है फ्यूडलिज्म। सोसाइटी का फीचर है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म मतलब क्या कि अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो वहां पे फ्यूडलिज्म देखने मिलता है। गेम ऑफ थ्रोन, वैसे मैं इंडियन हिस्ट्री की रिलेवेंस में बताऊंगा आपको, लेकिन आप यंग जनरेशन में बहुत से बच्चे देखते हैं गेम ऑफ थ्रोन देख लिया सर। गेम ऑफ थ्रोन अगर पूरा नहीं भी देखा तो यूट्यूब पे कुछ क्लिप हम लोगों ने देखी है सर। तो अगर कुछ क्लिप आप लोगों ने देखी है तो गेम ऑफ थ्रोन के बारे में अगर थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे तो एक बात आपको पता होगी कि गेम ऑफ थ्रोन में क्या चल रहा है। एक किंगडम है,
और 7 डिफरेंट डिफरेंट वहां पे किंग्स है, 1 किंगडम एंड 7 डिफरेंट डिफरेंट किंग्स, दे वर ऑल फाइटिंग अमॉन्ग्स देमसेल्फ, सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और सबका मोटो है कि भाई हमें चाहिए थ्रोन, हमें चाहिए सबसे जो सुपीरियर वहां पे थ्रोन है वो हम लोगों को चाहिए, ऐसा है लोगों का डिमांड है। तो मिडिवल सोसाइटी में क्या होता था, एक रहा करते थे सुप्रीम किंग, जिसको इंडिया में महाराजा बोला जाता है, महाराजा, राजाओं के राजा, दैट इज महाराजा। और उनके सबऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड, तो हम लोग उनको बोलेंगे सबऑर्डिनेट लॉर्ड, छोटे छोटे राजा है ये लोग। तो महाराजा का मीनिंग है राजाओं के राजा, और उनके नीचे छोटे छोटे राजा लोग हैं, राजा। ये जो छोटे राजा हैं इनके पास अपनी छोटी पावर है, फॉर एग्जाम्पल इनके पास अपने रेवेन्यू के सोर्सेस है, फॉर एग्जाम्पल इनके पास अपने वहां पे कहीं ना कहीं लॉयल पीपल भी है, फॉर एग्जाम्पल इनके पास अपने छोटे ट्रूप्स भी है, फॉर एग्जाम्पल इनके पास अपना लैंड भी है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पावर होती थी जो कि ये लोगों के पास भी रहा करती थी। तो ये सबऑर्डिनेट हो गए, उनको मेन राजा को ये सबऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो ये सिस्टम को बोला जाता है फ्यूडलिज्म। और जो रिलेशन है बिटवीन सुप्रीम किंग एंड सबऑर्डिनेट लॉर्ड, ये क्या चीज डिफाइन करेगी, तो वो चीज रहेगा लैंड, जमीन। अगर आपके पास जमीन है तो आपको सोसाइटी में इज्जत है, वो सोसाइटी होती थी मिडिवल वाली। तो सोसाइटी में इज्जत का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जमीन है, तो जमीन मतलब ऐसा मत समझ लेना सर 1 गुंठा, या तो सर 1 एकड़, या तो 1 हेक्टर, इतना कम जमीन नहीं, जहां तक नजरें जाएगी वहां तक भाई ठाकुर साहब की जमीन है, ऐसे डायलॉग आप लोगों ने सुने होंगे ना। तो वो डायलॉग मिडिवल सोसाइटी को परफेक्टली फिट बैठता है, जहां तक नजर डालोगे वहां तक हमारी जमीन है, हम जमींदार है, हम जागीरदार है, हम इनामदार है, हम वतनदार है। ऐसे वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, जमींदार, जागीरदार, मनसबदार, इनामदार, वतनदार, वो सबके सब मिडिवल सोसाइटी के हैं। रिलेशन डिफाइन कर रहा है बिटवीन सुप्रीम किंग एंड सबऑर्डिनेट लॉर्ड। तो वो जो सोसाइटी है वो चली है 1707 एडी तक, वहां पे ये मिडिवल पीरियड खत्म होता है, और हम लोग जनरली माना जाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब हम लोग एंटर करते हैं मॉडर्न पीरियड्स में। बहुत से लोगों का मानना है कि 1757 वो बिगिनिंग है, बट जनरली औरंगजेब साहब के डेथ के बाद हम लोग मॉडर्न पीरियड में एंटर कर जाते हैं, और एंशियंट एंड मिडिवल वाला जो पीरियड है वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे भाई मॉडर्न का क्या मीनिंग है, ये मॉडर्न होता क्या है, एक सुपरफिशियल आइडिया देखेंगे, ज्यादा मॉडर्न का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। मॉडर्न पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड अगर मैं पूछूं आपसे कि मॉडर्न पीरियड होता क्या है, और मॉडर्न पीरियड का अगर मैं डेफिनेशन पूछूं कि मॉडर्न पीरियड का डेफिनेशन क्या है, और मैं और एक सवाल करूं कि आर यू मॉडर्न, तो बहुत से लोग 2 मिनट सोचेंगे कि अरे मैं मॉडर्न हूं क्या, अभी तक तो मुझे लग रहा था मैं बड़ा मॉडर्न हूं, क्योंकि मैं तो बड़ा कूल लड़का हूं या तो लड़की हूं, मैं शॉर्ट्स पहनती हूं, मैं जो हूं मैं गॉगल लगाता हूं, मेरे पास स्नीकर्स हैं अलग अलग येलो कलर के, ब्लू कलर के, रेड कलर के, मैं जीन्स खरीदता हूँ उसको एंकल लेंथ कट कर लेता हूँ, हुडी भी खरीदा है मैंने सर जिसके ऊपर लिखा है अपना टाइम आएगा, वो पहन भी लिया मैंने, वो ऐसे पहन के रखा है मैंने कूल लगने के लिए, और हाथ भी मैंने ऐसे कर लिया सर, कूल योयो टाइप वाली फीलिंग आना चाहिए, और ऐसा मैं रहता हूँ और मैं समझता हूँ खुद को मैं मॉडर्न हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो पर्सन आपको ऐसा अपियर हो रहा है जिसने स्नीकर पहन के रखे हैं, जिसके पास जीन्स है जो एंकल लेंथ कट की हुई है, जिसके पास हुडी है जिस पे लिखा है अपना टाइम आएगा, कान में 30 रुपए के हेडफोन भी उसने घुसेड़ रखा है, और हाथ भी उसका ऐसा है अपना टाइम आने वाला है बोले, तो ये पर्सन मॉडर्न है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? अब क्या होता है, ये जो मॉडर्निटी है, ये मॉडर्निटी एग्जैक्टली अटायर या तो अपियरेंस या तो आपका फैशन सेंस ये डिफाइन नहीं कर सकता। मॉडर्न मीन्स व्हाट, मॉडर्न का मतलब ये होता है कि अगर आपकी थिंकिंग मॉडर्न है, अगर आपने न्यू आइडियाज एक्सेप्ट कर रखी है, आपके सोच में वो न्यू आइडियाज है, तो आप मॉडर्न कहला सकते हो खुद को। अगर आपके सोच में वो न्यू आइडियाज नहीं है तो आप खुद को मॉडर्न नहीं कहला सकते। न्यू आइडियाज मतलब क्या, जैसे कि आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे वर्ड सुने होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, परसूट्स ऑफ हैप्पीनेस, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, मल्टीपल। तो ये जो आइडियाज है दीज आर मॉडर्न आइडियाज। अगर आपके सोच में ये आइडियाज है तो आप मॉडर्न हो। वो मेयरली आपका फैशन सेंस या तो आपका लिविंग स्टाइल तो वैसे अलग चीज है, बट जो आपके अटायर्स है, जो आपके क्लॉथिंग है, जो आपका फैशन है, तो ये आप डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई मैं मॉडर्न हूं या नहीं हूं। अगर आपको पता है कि हाँ सर मेरी सोच बड़ी अच्छी है, मैं मॉडर्न थिंकिंग में, मॉडर्न आइडियाज में बिलीव करने वाला पर्सन हूँ, उसमें मैं मानता हूँ, तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं मॉडर्न पर्सन हूँ। क्या हुआ करता था कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो एक छोटे सिटी से हम लोग बिलोंग करते थे, छोटी सिटी थी,
तो ये सिटी में जनरली लड़कियां शॉर्ट्स वगैरह बहुत ही कम बार पहनती थी, बहुत कम था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम होते थे। और जब कभी लड़की ने शॉर्ट्स पहन लिए तो जनरली बच्चे कमेंट पास करते थे कि अरे देख शॉर्ट्स पहन रही है, कैसी मॉडर्न है। हम बोला करते थे, ऐसा होता था वंस अपॉन टाइम, अभी तो समय बदल चुका है, तो होता था ऐसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लड़की ने शॉर्ट्स पहन रखे हैं वो लड़की मॉडर्न है या नहीं है, क्या आंसर करोगे आप लोग, मॉडर्न है कि नहीं है? आप लोग सोचोगे, बहुत से लोग मान रहे होगे हाँ सर वो मॉडर्न है, बहुत से लोग मान रहे होगे नहीं सर वो मॉडर्न नहीं है। बट हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, वी कांट आंसर कि वेदर शी इज मॉडर्न और नॉट, बिकॉज हम लोग उनके आइडिया नहीं जानते। हमें पता नहीं लड़की का थिंकिंग क्या है, अनटिल अनलेस हमें उनके आइडिया नहीं पता, अनटिल अनलेस हम जानेंगे नहीं कि लड़की का माइंडसेट क्या है, तब तक हम कैसे बता सकते हो कि मॉडर्न है कि नहीं है। हाँ एक बात क्लियर है कि जिन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया है कि बक कैसी मॉडर्न झाली, देख कैसी मॉडर्न हो गई है लड़की, वो लोग आज भी कहीं ना कहीं पुराने समय में जी रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने न्यू आइडियाज एक्सेप्ट नहीं की, वो लोगों ने फ्रीडम एक्सेप्ट नहीं किया, वो लोगों ने पर्सनल लाइफ चॉइसेस एक्सेप्ट नहीं की। अगर ये एक्सेप्ट आप लोग नहीं कर रहे हो तो कैसे आप खुद को मॉडर्न कहलाओगे? तो ऐसे 3 पीरियडाइजेशन है। जो मॉडर्न पीरियड आज खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यूस पीरियड है, अभी भी हम लोग चल रहा है, ये जब तक चलते जाएगा ये कंटिन्यू, अभी भी एक नेवर एंडिंग है। लाइक अगर आप देखोगे सोसाइटी को तो यू विल फाइंड कि सोसाइटी में इक्वालिटी, लिबर्टी, इवन सेकुलरिज्म, इस पे आपको क्वेश्चन मार्क देखने मिलेंगे कि सर आप तो बोल रहे हो इक्वालिटी और आप बोल रहे हो मॉडर्निटी, ये सारी बातें आप सिखा रहे हो, बट मुझे नहीं लगता सोसाइटी में सारी आइडिया प्रिवेल करती है। रीजन इज दिस ओनली कि ये पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू चल रहा है। धीरे धीरे करके आज ना कल ना परसों हम लोग मॉडर्न बन ही जाएंगे, और जब मॉडर्न बनेंगे तो लेट्स सी क्या हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस है, ये अभी खत्म नहीं है। तो ऐसे 3 पीरियड्स है हिस्ट्री के, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। अगर हम लोग अब पर्टिकुलरली सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में सेक्शन आते कहाँ हैं, तो मॉडर्न आप लोगों को बड़ा पता है, आप लोग मॉडर्न के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मॉडर्न आप लोगों को फैमिलियर भी है। आप लोगों ने अगर सिलेबस को गो थ्रू किया होगा तो यू विल फाइंड मॉडर्न इन प्रीलिम्स आल्सो एज वेल एज इन मेंस आल्सो, क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया है। तो मॉडर्न इंडिया का आपको मेंशन देखने मिलेगा इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। अगर हम लोग एंशिएंट एंड मिडिवल की बात करें तो मैं सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट करूंगा, इस सिलेबस में कहां बिलोंग करता है? इज इट इन प्रीलिम्स और इन मेंस? प्री की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने पेपर एनालिसिस किया होगा, वहां पे आपको इसके क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। मैं दिखा होगा, कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगा, वेटेज दिखा दूंगा कि कितना वेटेज होता है। अगर हम लोग मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आपको डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन यहां से देखने नहीं मिलेगा, बट आर्ट एंड कल्चर के रिलेवेंस में इसका मेंशन जरूर आएगा। फॉर एग्जांपल गुप्ता मिंटेज के ऊपर से एक क्वेश्चन था, पाला पीरियड और बुद्धिज्म इनका क्या रिलेशन है, वहां से कोई एक क्वेश्चन था मेंस में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से क्वेश्चन था। तो ये सब पीरियड कब बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल में। रिसेंटली अगर कल परसों का पेपर आप लोगों ने देखा होगा तो यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन भक्ति लिटरेचर, और भक्ति मूवमेंट जो है वो मिडिवल पीरियड का पार्ट है, आज भी वो चल रहा है, बट वो मिडिवल पीरियड का आपको एक पार्ट देखने मिलेगा। फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एंशिएंट एंड मिडिवल है, ये एंशिएंट और मिडिवल ये प्रीलिम्स का तो पार्ट है ही है, बट साथ ही साथ अगर आपको आर्ट एंड कल्चर अंडरस्टैंड करना है then you will have to study this ancient and medieval past, then and then only you can understand art and culture perfectly, otherwise you can't literally। मैंने बहुत से बच्चे देखे कि जो लिटरली भाई नितिन संगानिया साहब का बुक खरीद के ला रहे हैं, और ये बुक जब वो खरीद के लाएंगे उसको पढ़ना भी ये स्टार्ट कर रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि सर ये तो बड़ा फैक्चुअल है, इसकी तो कोई बातें समझ में नहीं आ रही, ये कहना क्या चाहते हैं सिंगानिया साहब को समझ में नहीं आ रहा। ये होता क्यों है? कि आपके पास एंशिएंट और मिडिवल का नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या चीज है, आपको यहाँ का सोसाइटी नहीं पता, आपको इकोनॉमी नहीं पता, आपको कल्चर नहीं पता। तो अगर आपको ये बातें पता नहीं है तो आर्ट एंड कल्चर आप इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते। तो पहले ऐसा होना चाहिए कि एंशिएंट एंड मिडिवल का आप स्टडी करो, उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर के ऊपर चले जाओ। क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो डिफिकल्ट रहेगा, ये भी नहीं समझ में आएगा और आर्ट एंड कल्चर भी समझ में नहीं आएगा। और रिसेंट अगर आप लोगों ने ट्रेंड देखे तो एक मिनट में आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूं, वेटेज दिखाता हूं एक्चुअली कि कितना वेटेज इसको दिया जा रहा है। 5 साल का है, 5 ईयर्स, 17 to 21, 5 साल का मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस आपके सामने रखा है, वेटेज रखा है कि यूपीएससी कितना फोकस इसके ऊपर कर रहा है। प्रीलिम्स का है, मेंस का नहीं है। तो 2017 का अगर हम लोग बात करें 10 मार्क्स, 10 मार्क्स यहाँ पे थे। 18 की अगर बात करें 6 मार्क्स, 19 की अगर बात करें अगेन 8 मार्क्स, 20 की बात की जाए तो 14 मार्क्स,
21 की बात की जाए तो 16 मार्क। अब 10 मार्क है, 8 मार्क है, 16 है, 14 है, 6 है, तो 14 ठीक है, कम से कम वाला लेंगे हम, कम से कम, ज्यादा रहने तो, ज्यादा तो 16 दिख रहा है आप लोगों को, मिनिमम नंबर हम लोग लेंगे वो 6 मार्क के लिए है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो 6 मार्क है, डू दे रियली अफेक्ट अस और नॉट, डू दे रियली मैटर और नॉट? 6 मार्क इन यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 1 पेपर। अगर आपको लगता है कि नहीं सर 6 मार्क मेरे लिए तो पीनट्स है, मैं स्किप कर दूंगा, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, तो मेरे भाई आप मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप आजू बाजू थोड़ा सा नजर डालिए, आपको बहुत से ऐसे एस्पायरेंट देखने मिलेंगे कि 1 मार्क से रह गया, 0.5 से रह गया, 2 से रह गया, 3 से रह गया, आधे से रह गया, अरे बस होने ही वाला था बट रह गया। तो ये जो आधा, 1, 0.5, 0.1 जो कुछ भी होता है वो जाते का है मार्क, वो यहीं पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वो एंशिएंट एंड मिडिवल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी ऐसे जो माइनर सेक्शन है जिसको हम लोग पढ़ाई नहीं करते, जिसपे हम लोग फोकस नहीं रखते, वहीं पे आपके मार्क जाते हैं। जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, सभी लोग पढ़ने वाले, आप भी पढ़ने वाले हो। जो मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, सभी लोग पढ़ने वाले, आप भी पढ़ने वाले हो। जो हमारा इकोनॉमिक्स है, सभी लोग पढ़ने वाले, आप भी पढ़ने वाले हो। जो ज्योग्राफी है वो भी एवरीवन इज स्टडिंग, यू आर आल्सो स्टडिंग। एनवायरमेंट है, सेम इज द केस कि सभी लोग पढ़ने वाले, आप भी पढ़ने वाले हो। बट स्पेशली यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ या तो स्किप कर रहा हूँ। अगर मैंने स्किप कर दिया तो फिर रिस्क आप ही के पास है। अगर आप लोगों ने उसको रिलीजियसली स्टडी किया तो नो डाउट आपको इतने मार्क्स का बेनिफिट है। अब इतने मार्क्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ऐसा नहीं आप इसमें आउट ऑफ मार्क जितने भी पूछे गए आप आउट ऑफ स्कोर करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल इन हिस्ट्री। बट स्पेशली अगर 16 मार्क के लिए पूछा तो मिनिमम 10 मार्क तो स्कोर कर सकते हो, 12 तो कर सकते हो, बाकी ठीक है, बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे, बट 10 मार्क के लिए आप जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ कर जाओगे। कुछ ना कुछ कैलकुलेटेड रिस्क है या तो फिर एलिमिनेशन टेक्निक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, उससे सॉल्व करके आप यहाँ पे मार्क्स गेन पर कर पाओगे। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप कहीं ना कहीं रेस के बाहर हो जाओगे। तो आपके सामने वेटेज क्लियर कट मैंने रखा है, आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। डिस्कशन ये भी एक बहुत बार आता है, और जब भी मैं इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेता हूं तो सवाल यही करते हैं बच्चे कि सर पढ़ने में कोई एतराज नहीं है, ये याद नहीं रहता, हम लोगों ने पढ़ लेते हैं लेकिन वो मेमोराइज नहीं होता, और सर ये बड़ा ही बोरिंग टाइप का सेक्शन है, ये सेक्शन यार बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। ऐसे बता दे एस्पिरेंट, बहुत बार ऐसा बता दें कि सर बोरिंग सेक्शन है, इसमें कोई भी तरीके का इंटरेस्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे, और याद नहीं आ रहा, ये भी एक दिक्कत है। और यूपीएससी तो कुछ भी पूछ रहा है सर, कभी कोई टर्म पूछ ली, कभी कोई क्रोनोलॉजी पूछ ली, कभी रिसेंटली तो पूछा है कि भाई अजंता किस रिवर के जॉर्ज में बिलोंग करता है, और कुछ भी पूछ रहा है, तो फिर कैसे करें सर? तो व्हाट, ये क्या है इसका तो हम लोग जान चुके हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाई, इसका डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन ये एक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बोरिंग है या नहीं है। तो बोरिंग है या नहीं है वैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पूछना है तो पहले ही बार में आपसे पूछ लेना, बता देना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्चुअली आप सिलेबस कंप्लीट करो, पढ़ो, बाद में मुझे बताओ। अगर आपने पर्सनली पढ़ा है तो यू विल फाइंड इट बोरिंग, नो डाउट। बट अगर आपने कहीं से सुना है, कुछ डॉक्यूमेंट्री अगर आप लोगों ने देखी है, तो ये बड़ा इफेक्टिव सेक्शन है एक्चुअली, और मोस्ट इंजॉयबल है, लिटरली लिटरली। जैसे कि कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री जो है, स्पेशली एंशिएंट एंड मिडिवल, इट हैज एवरीथिंग, एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो हिस्ट्री में है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्यार, मोहब्बत, लव, है हिस्ट्री में। आपको चाहिए वार, फाइटिंग, एक्शन, है हिस्ट्री में। आपको चाहिए भाई कोई गद्दारी के एग्जाम्पल, ट्रेटर्स, है हिस्ट्री में। आपको चाहिए राजा रानी की कहानी, है हिस्ट्री में। आपको चाहिए डांस, नाचना, गाना, तमाशा, थिएटर, एंजॉय, सब कुछ है हिस्ट्री में। अब इतनी सारी बातें अगर हिस्ट्री में है, फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर ये बड़ा बोरिंग है, तो फिर भाई साहब दिक्कत है। बाकी कोई सब्जेक्ट करता है इतना प्रोवाइड? जितना मैटर आपको हिस्ट्री में देखने मिलेगा कि हिस्ट्री में डांस भी है, हिस्ट्री में ड्रामा भी है, हीरो भी है, हीरोइन भी है, विलन भी है, ट्रेटर भी है, और पता नहीं क्या क्या है, लव है, वार, बहुत सारी चीजें हैं। इतना मैटर आपको बाकी और कोई सब्जेक्ट में शायद ही देखने मिलेगा, शायद ही, रेयरली, रेयरली मैं बोल रहा हूँ, रेयरली। इसका रीजन ये है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में देखो ना क्या है, वहां पे तो आप लोग एक्स फाइंड कर रहे हो जो आपको जिंदगी में भी नहीं मिलता, और वहां मैथमेटिक्स में भी नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा आपको एक्स आपका, ठीक है।
तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास है। बाकी सब्जेक्ट आप लोग देखो वो चल रहा है, वो मोनोटोनस टाइप के वहां पे चल रहा है। हिस्ट्री ऐसा कभी भी नहीं रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। डिपेंड करता है कि आप इसको पढ़ कैसे रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, और डिपेंड करता है आप चीजें को इमेजिन विजुअलाइज कैसे कर रहे हो। बिकॉज दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री वाइल स्टडिंग हिस्ट्री। इमेजिनेशन एज वेल एज विजुअलाइजेशन। सीखो, समझो, देखो, उसको महसूस करो, उसको फील करो। पहुंच जाओ ना वहां पे। अजात शत्रु साहब वॉर कर रहे हैं, आप खड़े रहो बाजू में वाटर बॉटल लेके, सर पानी दूं क्या आपको, थक गए होगे, आप देखो, एंजॉय करो, फील करो। और ये होता है, बिलीव मी, ये होता है। एक समय ऐसा आएगा कि आप लिटरली भगवान बुद्ध वहां पे सरमन देंगे, प्रवचन देंगे, आप बैठ के सुनोगे। वहां पे अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल डेवलप होगी, जिसको हम लोग कुतूहलशाला कहते थे। तो एक कुतूहलशाला में आप जाके अटेंड करोगे, आपको फिलोसॉफी समझ आ जाएगी। वैदिक पीरियड चल रहा है, आर्यन अपना कैटल हर्डिंग कर रहे हैं, आप उनके साथ जाके कैटल हर्डिंग करोगे। ये होता है। आप ऐसे मत समझना कि सर कुछ भी बातें कर रहे हो क्या, सुपरस्टिशियस हो आप, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते जरूर होता है। प्रोवाइडेड कि आपको इंटरेस्ट है, प्रोवाइडेड कि आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया है। बहुत बार ये एक आरोप किया जाता है कि हिस्ट्री, डेट, टाइम, इसके अलावा हिस्ट्री में कुछ नहीं है। बट दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू, नॉट एट ऑल ट्रू। ये जो डेट्स है, नेम है, कुछ टर्म्स है, ये सब के सब वहां पे कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट्स। अगर आपको इवेंट पता है और इवेंट का व्हाई, ये क्यों हुआ, ये अगर आपने जान लिया तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग बात करें महाजनपद की पीरियड की, अगर हम लोग बात करें सेकंड अर्बनाइजेशन की पीरियड की, अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ये सोसाइटी में हो क्या रहा है, देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट इमर्ज क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म है, फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म है, आजीवक पीपल है, फिर उनके अलावा हमारे कुछ साधवादी, आग्नेयवाद, जिनको जैनिज्म भी फॉलो करता था, ये भी कुछ लोग हैं, चारवाक पीपल है। तो डिफरेंट फिलोसॉफीज का वहां पे राइज होता है, ग्रोथ होती है। अगर आपने व्हाई का आंसर जान लिया कि क्यों यही पर्टिकुलर पीरियड में इनका राइज एंड ग्रोथ हो रहा है, अगर आपको आंसर मिल गया तो आपका स्टडी बड़ा मजेदार बन जाता है, बहुत मजेदार। आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में वो बात क्लियर है कि क्यों राइज हुआ, उनका थेरी क्या था, क्या वो प्रोपोगेट करते थे, वैदिक रिलीजन को कैसा वो एंटीथेसिस है, या तो कुछ वे आउट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार अगर ये बातें क्लियर हो गई मन में, तो भाई साहब आप रुकने वाले नहीं हो, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा। मिडिवल का थोड़ा सा देख लेते हैं। मिडिवल का जब मैंने आपसे बताया तो केवल मैंने आपको ये बोला कि भाई फ्यूडलिज्म है, बट और एक जनरल कंसेप्शन मैंने देखा है कि बच्चों से जब भी पूछा जाए कि मिडिवल मतलब क्या, तो ये पहले आंसर करेंगे सर इसका मतलब होता है कि ये मिडल पीरियड है, बट उसके अलावा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इनको कि भाई इसके अलावा बियॉन्ड क्या है। तो बियॉन्ड अगर देखा जाए मिडिवल में, तो मिडिवल हम लोग देखें कि पूछूंगा अगर मैं आपसे कि क्या है, तो आप लोग आंसर करोगे कि सर यहाँ मुगल थे, मुगल, सर यहाँ कोई खिलजी वगैरह होते थे, सल्तनत थी। इतनी बातें आप लोग जानते हो, हमें भी एग्जैक्टली आइडिया क्लियर नहीं होती। और रिसेंटली आप लोग यंग जनरेशन हो, आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, आप फेसबुक फॉलो करते हो, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो, सोशल मीडिया आप लोग जिसको बोलते हो, और आप लोगों ने कॉमन ट्रेंड वहां पे देखा होगा कि चोलाज भाई कितने साल रूल कर गए, पल्लवाज कितने साल रूल कर गए, फिर उसके बाद में हमारे वाकाटाकाज कितने साल रूल कर गए, सातवाहन रूल कर गए, मौर्याज रूल कर गए। लेकिन हिस्ट्री बुक ये बताती नहीं है, हिस्ट्री बुक केवल ग्लोरीफाई करती है मुगलों को, ऐसा बोला जाता है, एनसीईआरटी के ऊपर क्रिटिसिज्म है। बट एक्चुअली बात क्या है कि जो एक ट्रेंड सेटर है, जो ये मीम क्रिएटर है, मुझे पता नहीं उनको क्या क्या बोला जाता है, कंटेंट क्रिएटर वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई साहब। तो ये जो लोग हैं, ये लोगों ने कभी हिस्ट्री की बुक पढ़ी नहीं है। अगर वो पढ़ते थे तो उनको एंशिएंट पीरियड में बातें पढ़ने मिल जाएगी, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको इन मुगलों के अलावा भी पढ़ने मिलेगा। अब यही लोगों से अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि भाई साहब संगम लिटरेचर का कोई भी एक बुक आप हमें बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे ये लोग। दिक्कत यह है कि ये लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कभी। तो आपके पास चांस है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जान लो, आप समझ लो ये पीरियड हमारा क्या है, हमारा ग्लोरियस पास्ट कैसे है। तो पढ़ना कहां से है, थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि इसके रेफरेंसेस क्या है, जो बेस्ड है, ट्रेडिशनल है, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है, और बहुत ही बच्चे इस पर रिलाय भी करते हैं जबरदस्त तरीके से। वो है पहले ओल्ड एनसीईआरटीज। ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा जी का आता है, रामचरण शर्मा जी इनका नाम है। तो आप लोगों को ये पढ़ना है, आर एस शर्मा, एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा। डू रिमेंबर दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड। न्यू इनका पब्लिकेशन बंद हो चुका है, अभी ये मार्केट में आपको न्यू
एनसीईआरटी के थ्रू पब्लिश किए हुए नहीं मिलेंगे। तो एंशिएंट इंडिया आपको पढ़ना है आर.एस. शर्मा, मिडिवल आपको पढ़ना है सतीश चंद्र जी से, बड़ा अच्छा बुक है मिडिवल। तो एंशिएंट इंडिया आर.एस. शर्मा, मिडिवल इंडिया सतीश चंद्र। न्यू एनसीईआरटीज भी बड़े अच्छे बुक है, तो ये भी आप कवर कर सकते हो। न्यू एनसीईआरटीज ये भी आपने पढ़ना चाहिए, वो भी अच्छे इफेक्टिव। फिर अभी अभी थोड़ा सा ट्रेंड में थे, ये तमिलनाडु स्टेट बोर्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि सर पढ़ना चाहिए या तो नहीं पढ़ना चाहिए तमिलनाडु स्टेट बोर्ड। अगर आप रिसेंट देखोगे, रिसेंट जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, रिसेंट अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स का एनालिसिस किया है तो आपको देखने मिलेगा मेयरली रीडिंग तमिलनाडु स्टेट बोर्ड विल नॉट गोइंग टू वर्क, विल नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाई? बिकॉज अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दे आर क्वाइट एनालिटिकल, दे आर क्वाइट लॉजिकल। और अगर आपको इतना एनालिटिक्स डेवलप करना है तो ये काफी अच्छे सोर्सेस उसके लिए अवेलेबल है। यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चन कि जो कोई भी रेफरेंस में अवेलेबल नहीं है। मेनी क्वेश्चन लाइक हाफ क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री के, ऐसे रैंडमली लोग पूछ रहे हैं जो टैकल करने के लिए बड़े टफ है, बड़े टफ। उनका अगर आपको देखना है कि भाई पूछा कहां से गया, तो कृष्णा रेड्डी में मिल जाएगा, जो बहुत बड़ा बुक है। अगर आपके पास उतना समय है, अगर आप उतना रिस्क लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इसका आउटपुट बेनिफिट जो रेशियो है मैं प्रॉपर कर लूंगा, तो आप वो बुक पढ़ो। अदरवाइज कृष्णा रेड्डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोगों का ऑप्शनल है तो आप लोग तो पढ़ते ही हो, आपके पास तो पता चल ही जाएगा। बट जो लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, आप लोग कृष्णा रेड्डी के साथ मत जाओ, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सब कुछ आपको याद आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि सारी कुछ बातें याद आनी है या तो नहीं याद आनी है। तो कृष्णा रेड्डी एक थोड़ा इलाबरेट है, लेकिन वो भी एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है। और बाकी भी अगर आप इतने बुक अगर रिलीजियसली स्टडी कर रहे हो, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड वैसे ऑप्शनल रहेगा, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई उसमें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओल्ड एनसीईआरटी वो करना ही है, कंपलसरी है। न्यू एनसीईआरटी ये भी आप लोगों को करना है। जब मिडिवल का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिडिवल के कुछ सेक्शन आप लोग स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल रेफरेंस है या तो कोई वारफेयर वगैरह है, ये बातें आप स्किप कर सकते हो। सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, इस पे आपको फोकस करना चाहिए, वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये लोग रिपीटेडली पूछ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे, सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड पीस।